सो हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पूरा चैप्टर आज के इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर होने वाला है, बहुत छोटू सा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाने के लिए है नहीं, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। एंड इस वीडियो में सबसे पहले हम रिवीजन देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। दूसरा हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। एंड आज हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस क्या है, इसका रिलेशन क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन से स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको एक्सप्लेन किए थे। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। दे आर फंडामेंटल्स, इवन गवर्नमेंट डोंट हैव राइट्स टू वॉयलेट, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी कोई राइट नहीं है कि इसको वॉयलेट कर सके वो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है। प्रोटेक्ट करने का काम होता है जुडिशरी का, ठीक है, ठीक है। इसी में हमने बात की थी बिल ऑफ राइट्स की, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स की हमने बात की थी कि ऐसे लिस्ट ऑफ राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है एंड कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनकी बात की थी, जैसे राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने डिटेल में सारी चीजें देखी थी कि राइट टू इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है। सबको लॉ के सामने हम इक्वल ट्रीट करेंगे, लॉ के लिए सभी लोग इक्वल होंगे, ठीक है। एंड सबको हर चीज का इक्वल एसेस मिलेगा। जैसे आप होटल में जाओगे, आपको इक्वल एसेस है होटल का यूज करने का, या फिर कोई भी बाथिंग घाट का, किसी भी चीज का आपको इक्वल एसेस मिलेगा, ठीक है। इसी में हमने एक बात की थी, एक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसी में हमने ये बात की थी, ठीक है। एंड अनटचेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्रूडेस्ट, इसी यही जो होता है अनटचेबिलिटी है, इट इज द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब जो अनटचेबिलिटी है ये सबसे बड़ा और सबसे घटिया एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, ठीक है। फिर दूसरा बात हमने इसी में देखा था राइट टू इक्वालिटी में ही, रिजर्वेशन का, ठीक है। राइट टू अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसी में हमने बात की थी। और इससे हमने एक आर्टिकल निकाला था, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ठीक है। इसमें क्या था आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये क्योंकि मैंने और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको रिमेंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ इसमें राइट टू इक्वालिटी में हमने यही देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी राइट टू फ्रीडम की, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। इसमें हमने सबसे पहले कौन से राइट देखे थे, ठीक है। इसमें हमने देखे थे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये हमने राइट देखे थे। इसका मतलब ये था कि कोई भी इंसान, ठीक है, आपकी लाइफ आपसे नहीं ले सकता, ठीक है, लाइफ आपसे नहीं छीन सकता। इसमें एक्सेप्शन था लॉ, ठीक है। लॉ में अगर जो लिखा है, अगर आपने वो ऐसे क्राइम कर दिए हैं जो लॉ में बिल्कुल आपको अब डेथ सेंटेंस ही देना है, तब आपका लाइफ दिया जा सकता है। अगर अदरवाइज आपके जितने भी आपकी जो लाइफ है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपको जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है। लाइफ, पर्सनल लिबर्टी का मतलब था कि आपको कुछ भी बोलने की थॉट एक्सप्रेशन
थॉट एक्सप्रेशन एंड एक्शन का प्रॉपर राइट्स होगा। आपको क्या सोचना है, आपको कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, आपको क्या एक्शन लेना है, सब का आपके पास राइट होगा। ठीक है, इसी में एक चीज़ और आ रहा है, राइट टू लाइफ। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट आता है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। ठीक है, राइट टू लाइफ तो पार्ट है इसका, ठीक है, बट उसके साथ साथ जीना ही फिर सिर्फ वो नहीं है। जीना इन द सेंस जीना क्या, जो गुलाम बन के जिया जाए। ठीक है, तो गुलाम आपको बन के नहीं जीना है। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, आपको आत्मविश्वास के साथ, आपको इज्जत के साथ जीना है। तो ये भी हमारे कॉन्सेप्ट में राइट है कि अगर आपके पास जीने का भी राइट है और आपको अच्छे से जीने का भी राइट है, आपको अपनी लाइफ एंजॉय करने का भी राइट है। ठीक है, फिर हमने राइट टू फ्रीडम में ही, ठीक है, इसमें हमने देखा था प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसी में हमने देखा था। एंड इसी में हमने एक और चीज देखी थी, इसी में हमने देखा था राइट ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, ये पूरा चार्ट बन चुका है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, राइट ऑफ अक्यूज था इसी में हमने। ठीक है, एंड कुछ अदर फ्रीडम्स हमने देखे थे। ठीक है, कुछ अदर फ्रीडम भी हमने देखे थे, कुछ अदर फ्रीडम देखे थे, जैसे इसमें स्पीच असेंबल का, मतलब आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, बट अगर आप कुछ हेट स्पीच देते हो तो गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, असेंबल होने का अधिकार है, ठीक है, पीसफुल असेंबल होने का अधिकार है, बट गवर्नमेंट आर्टिकल जब 144 लगाती है, आर्टिकल 144 लगाती है, धारा 144, तो आपको एक जगह पे 5 लोगों से ज़्यादा आप खड़े मिलोगे तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की थी। इसी में हमने फिर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के कुछ पार्ट देखे थे, जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, फिर हमने इसी में कल्चरल राइट्स, ये भी हमने इसी में बात की थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है, यही राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में हमने बेगार सिस्टम की बात की थी। ठीक है, फोर्स लेबर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी, एंड ये पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था। ठीक है, तो चलो आज हम इसी में, हाँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको कहीं लिखना हो, ठीक है, इसी में जगह तो नहीं है बट मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहीं पे मैंने बात की थी रिट्स की। ठीक है, 5 तरीके की रिट्स की मैंने बात की थी। ठीक है, 5 तरीके की रिट्स की मैंने बात की थी, आपको याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो प्लीज़ जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो देख के आओ। ठीक है, तब जाकर आपको ये सारी बातें समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, आज हम बात करेंगे, जो हमारा पूरा फोकस होगा वो होगा डीपीएसपी पे। ठीक है, डीपीएसपी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, जो हमारे मेकर्स थे, इन्होंने कुछ सजेस्ट किया। ठीक है, सजेशन है इनका। ठीक है, सजेशन है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट हमारी कैसे चलेगी। ठीक है, उसको सोशल वेलफेयर का काम करना चाहिए, उसको ऐसे पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब स्टेट की जो पॉलिसी है, ठीक है, वो किस बेसिस पे डायरेक्ट की जाएगी, मतलब उसको किस बेसिस पे बनाया जाएगा, वो कौन सा बेसिस है, वो है डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, एक बात आपको याद रखने की जरूरत है, जो डीपीएसपी होता है, ठीक है, जो डीपीएसपी होता है ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, नॉन जस्टिसिएबल। मतलब मैंने आपको बताया था, जब फंडामेंटल राइट्स आपके पास है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं तो आप किसको अप्रोच करोगे, आप अप्रोच करोगे जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को या लोअर कोर्ट को। ठीक है, ठीक है, वो ये जो फंडामेंटल राइट है ये जस्टिसिएबल है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास जी, या फिर जुडिशरी के पास। ठीक है, बट
अगर डीपीएसपी वॉयलेट होता है, मतलब अगर गवर्नमेंट को जो दिया गया है, एक फ्रेम दिया गया है कि आपको इसी के दायरे में आपकी सारी पॉलिसीज बनानी है, अगर गवर्नमेंट इस फ्रेम को फॉलो नहीं करती, ठीक है, इस फ्रेम को फॉलो नहीं करती है, तो आप किसी भी कोर्ट के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारे डीपीएसपी होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि इसको मानना ही मानना है, ठीक है, तो नॉन जस्टिसिएबल होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। सिर्फ आप अपनी बुक में ये वर्ड लिख लेना एंड जो मैंने कहानी बताई है वो अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है। तो बस इतना ही इससे था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। जो डीपीएसपी होता है, वेट थोड़ा सा इसको साफ कर लूँ मैं। जो डीपीएसपी होता है, जो डीपीएसपी होता है और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दे आर कंटेम्पररी, दे आर कंटेम्पररी, दे आर कंटेम्पररी टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को वो करते रहते हैं, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे का ठीक ठाक ही है, मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या करता है, गवर्नमेंट को रिस्टेन करता है, रिस्टेन टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को रोकते हैं कि आप मतलब हमारी जो निजी चीज़ें हैं, मतलब आप मेरे से मेरा लाइफ नहीं छीन सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट को हमारे फंडामेंटल राइट ने कुछ चीज़ें करने से रोक दिया। बट वहीं अगर आप डीपीएसपी देखोगे, ठीक है, डीपीएसपी देखोगे तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट को एग्जॉर्ट करता है, ठीक है, एग्जॉर्ट गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। आप देख रहे हो फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोक रहा है, वहीं आप देख रहे हो कि जो डीपीएसपी है ये गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये किस लिए है, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, ठीक है। और वहीं जो डीपीएसपी है ये हमारी इंटायर सोसाइटी के लिए, वेलबींग का काम करता है। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट अगर डीपीएसपी को फॉलो करके कोई लॉ बनाती है तो वो इंटायर सोसाइटी के वेलबींग के लिए बनाएगी, ठीक है। तो एफआर में, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में ये दो डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं एंड फंडामेंटल राइट्स कुछ इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वहीं जो डीपीएसपी है वो पूरे इंटायर सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करती है एंड गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने के लिए बोलती है, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस थे यहाँ पे, ठीक है। वर्सेस वाला मैटर यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। इसका जो पूरा जो पीडीएफ का चैप्टर है, जो चैप्टर का पीडीएफ है, ये मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, गोल्स, ठीक है। तो डीपीएसपी का गोल क्या था, मेन गोल क्या था डीपीएसपी का, ठीक है। डीपीएसपी का मेन गोल है वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। गोल में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो लॉ है ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोगों का भला हो सके, जो लोगों की लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बड़ा हो सके, ठीक है। जो रिसोर्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इक्वल पीस, इंटरनेशनल पीस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गोल होना चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज, अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ डीपीएसपी का, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी, ठीक है, यूसीसी। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर, ठीक है, जो शराब होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है, मतलब शराब का कंजप्शन कम हो, ठीक है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज।
मतलब जो घर पे आप लोग सामान बनाते हो ना, मतलब फैमिली इन्वॉल्व होती है, वो फैमिली कुछ बिजनेस कर रही हो, उसको प्रमोट करना चाहिए। उससे क्या होता है, बहुत लोअर लेवल पे इकोनॉमीज वो करती है, ठीक है, ग्रो करती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉल्टर्स ऑफ यूजफुल कैटल्स, मतलब कुछ ऐसे जानवर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे काऊ, ठीक है। काऊ क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इन लोगों को मारने के लिए, इन लोगों को मारना बंद करना होगा। इसकी मेन पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज हैं, ये एग्जाम्पल हैं, ये जितने मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत मतलब जो हमारा थर्ड लेवल होता है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको प्रमोट करना, ठीक है। उसको प्रमोट करना, उसके हाथ में पावर देना कि आप जो आपका इशू है उसको अपने ही लेवल पे सॉल्व कर दो, वो ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ये पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। ये कुछ एग्जांपल थे इसके, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है, वो नॉन जस्टिसेबल राइट्स है, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करती है तो आप जाके किसी भी कोर्ट में ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इज नॉट बाउंडेड टू फॉलो डीपीएसपीज, ठीक है। इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, ठीक है। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दीज थिंग्स आर नॉन जस्टिसेबल। आप इस अगर गवर्नमेंट ये फॉलो नहीं कर रही है तो आप जाके वहाँ पे धरना नहीं दे दोगे, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है, ठीक है, एग्जाम्पल आता है, मैं बताऊँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। 1950s के टाइम पे, 1950s के टाइम पे, ठीक है, 1950s के टाइम पे एक राइट टू प्रॉपर्टी होता था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स होता था, ठीक है, फंडामेंटल राइट होता था, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता था, जो भी इंडिविजुअल है, जैसे मान लो मेरी ज़मीन है, ठीक है, मेरी बहुत बड़ी ज़मीन है, एंड गवर्नमेंट को वहाँ से रोड पास करना है, ठीक है, गवर्नमेंट को वहाँ से रोड पास करना है। मैं क्या करूँगा, मैं अगर ये ज़मीन नहीं दूंगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ से रोड पास नहीं कर पाएगी। अब विपदा ये है, मैं अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहता और गवर्नमेंट को वहाँ से रोड पास करना है, वो ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है। बट मुझे राइट है कि मैं अपनी ज़मीन, राइट टू प्रॉपर्टी है मेरे पास, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। मेरा मन करेगा तो बेचूंगा, मन नहीं करेगा तो नहीं बेचूंगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स में और वर्सेस डीपीएसपी, ठीक है, इन दोनों में टकरार होने लगता है, फंडामेंटल राइट्स किसी के प्रोटेक्ट करने हैं या डीपीएसपी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पे हमारा सुप्रीम कोर्ट निकल के आता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट हमारा निकल के आता है और ये बोलता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो मतलब फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जाएगा, बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू क्या करती है, जो फंडामेंटल डीपीएसपी होता है, ये राइट टू प्रॉपर्टी होता है, इसको एफआर से हटा देती है एंड इसको एक ऑर्डिनरी लॉ बना देती है अंडर आर्टिकल 308, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही था। और इसका जो सबसे मोस्ट जो मतलब इन दोनों, अब यहां से सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी में वर्सेस पार्लियामेंट में लड़ाई हो जाती है कि भाई अब फंडामेंटल राइट्स को कैसे वॉयलेट कर सकते हो। तो इसका जो सबसे बेस्ट आउटकम निकल के आता है, ये इशू रिसॉल्व होता है केशव नंदा भारती केस में, केशव नंदा भारती